Good morning, students. Welcome back to our online classes of BA Part 3rd Year English Literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय. Students, आज हम नई पोएम द प्रील्यूड्स शुरू करेंगे, जिसको लिखा है T.S. Eliot. ठीक है? तो T.S. Eliot, he was born in 1888 and died in 1965. He was born in 1888, okay, and died in 1965. 1965. Okay. Eliot's full name was Thomas Stearns Eliot. Thomas, full name. Full name is Thomas, okay, Stearns Eliot. Born in 1888 and died in 1965. Okay. His full name is Thomas Stearns Eliot. Okay. He belongs to both the American and the British traditions. जो Eliot थे, T.S. Eliot, he was belong to both the American and the British traditions. Okay. नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. He belongs to both the American and the British traditions. Traditions. Okay. He belongs to both the American and the British traditions. Okay. Next है, he wrote several plays as well as experimented with poetic drama. ये नोट करते रहिए स्टूडेंट साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इलियट के, कि ही रोट सेवरल प्लेस. ही, थर्ड पॉइंट है, ही रोट सेवरल प्लेस as well as experimented with poetic drama. Experimented with poetic drama. Okay. He wrote several plays, यानी बहुत सारे प्लेस भी लिखे हैं इलियट ने. यानी प्लेस की अगर हम बात करें तो जब आप पीजी करोगे तो वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है T.S. Eliot का, एज वेल एज एक्सपेरिमेंटेड विद पोएटिक ड्रामा. ओके. यस. अब है, after a brief period as
as a schoolmaster, he was employed in the colonial and foreign department of Lloyd's Bank. यानी कुछ दिनों तक वो स्कूल मास्टर के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, ओके। और उसके बाद में वो एम्प्लॉय बन गए कहाँ के, कॉलोनियल एंड फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉयड बैंक्स के ये थे, एम्प्लॉय थे, ओके। He was director of Faber and Faber, the famous publishing firm. ये डायरेक्टर बनते हैं एक फर्म के जो जिसका नाम था फैबर एंड फैबर। नेक्स्ट है, he was awarded Nobel Prize for Literature in 1948. ये इंपॉर्टेंट है आपका, he was awarded Nobel Prize, फोर्थ पॉइंट, he was awarded for Nobel Prize. He was awarded Nobel Prize for literature. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1948. In 1948 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता है लिटरेचर के लिए। स्टूडेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कई बार नेट वगैरह में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि नोबेल प्राइज मिला था इन्हें कब, 1948, ओके। अब है आपका, अभी मैंने आपको बताया था वेस्टलैंड इनकी इंपॉर्टेंट प्ले है। अच्छा, ये है नेक्स्ट पॉइंट है, राइटिंग इन द ट्रेडिशन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स ही एडैप्टेड सिनेमेटिक टेक्निक एंड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, यानी इन्होंने सिनेमेटिक टेक्निक्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक अपनाई। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी आपके लेवल के नहीं है क्योंकि ये पीजी में चलते हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के कि व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। तो ये हमें लिखना पड़ता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने सिनेमेटिक टेक्निक, ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ ऊपर, he adopted, okay, he adopted cinematic okay technique, okay, and the stream of consciousness कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस, ये टेक्निक इन्होंने अपनाई। अब आपको मैं पोएम की तरफ लेके चलती हूँ। ये मैंने टीएस ईलेट के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। और ये है, he created rhythms and images also. He created rhythm and images also. Next point, he created rhythm and
राइदम और इमेजेस भी उन्होंने अपनाए। ठीक है, ओके। अब हम हमारी पोएम की तरफ चलते हैं कि पोएम में क्या कहा गया है प्रील्यूड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रील्यूड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रील्यूड का क्या मतलब होता है ना। प्रील्यूड का मतलब होता है कि प्रारंभिक कार्य जो अधिक विस्तार की ओर हमें ले जाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं, प्रारंभिक यानी शुरू करते हैं किसी काम को, और वो हमें और अत्यधिक विस्तार की ओर ले जाता है, उसे हम प्रील्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो काम और गति पकड़ने लग जाता है और तेज रफ्तार से चलता है, उसे हम प्रील्यूड बोलते हैं। ओके, इसमें मैं आपको स्टैंजा वाइज स्टैंजा पढ़ाऊंगी, स्टैंजा लिखूंगी। कुछ बच्चों के पास में बुक्स है नहीं, ऐसा है। इसमें मैं आपका फर्स्ट स्टैंजा लिख रही हूं। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन। इट इज द फर्स्ट स्टैंजा। द विंटर इवनिंग settles down, okay, with smell of sticks in passageways, with smell of sticks in passageways, okay. 6 o'clock, 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days. The burnt out ends of smoky days. Okay. So students, this is the first stanza of the poem Prelude. ये हम आज कर रहे हैं इसको। इसमें क्या कहा है देखो, कह रहे हैं The winter evening settles down with smell of sticks in passageways. 6 o'clock, the burnt out ends of smoky days. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये हमें उन महानगरों की तस्वीरें दिखा रहा है। जो पोएट है हमारा टी.एस. इलियट, ये बड़े बड़े जो महानगर हैं उनकी तस्वीरें हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। और प्रस्तुत करके वो क्या कह रहा है कि जो महानगरों की पिछली गलियां होती हैं, जो पीछे की गलियां होती हैं जिनके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती है ज़्यादा, तो उन गलियों की तस्वीरें हमारे सामने प्रस्तुत करके बता रहा है कि सर्दियों की शाम के बारे में उसने वहाँ बताया है कि सर्दियों की शाम जब होती है तो इन गलियों में क्या क्या उसको देखने को मिलता है। यानी हमारा जो पोएट टी.एस. इलियट है, ये कहीं बड़े बड़े महानगरों में गया और महानगरों में जैसे ही ये जाता है तो ये देखता है कि किस प्रकार से ये गलियां गंदी रहती हैं। ठीक है ना, तो उसने इन गलियों की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत की और उसने क्या कहा, द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन। सेटल्स डाउन का मतलब होता है कि सर्दियों की शाम हो गई है ना। सर्दियों की शाम वैसे बहुत जल्दी हो जाती है, यानी दिन जैसे ही उगता है थोड़ी सी देर के लिए धूप रहती है और फिर बहुत जल्दी जो ठंड है वो दिन को ढक लेती है और बहुत जल्दी शाम हो जाती है, फिर बहुत जल्दी रात हो जाती है।
तो उसने बताया जाड़े की शाम हो गई है। ओके। विथ स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेजवेज। स्टिक्स का मतलब होता है मांस के टुकड़ों के पकने की गंध। जैसे हम घरों में भी कोई भी खाना बनाते हैं, चाहे चाय हो, रोटी हो, सब्जी हो, हलवा हो, कुछ भी बनाते हैं, कोई पकवान बनाते हैं, उसकी खुशबू कुछ दूर तक फैल जाती है। यानी हम जब किसी के घर के पास से निकलते हैं और किसी चीज़ की खुशबू या गंध आती है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि क्या पक रहा है ना। जैसे किसी के घर के पास से निकले या किचन के पास से निकलते हैं, हमें चाय की खुशबू आती है तो हमें ऐसा लगता है कि चाय बन रही है ना। किसी दुकान के पास से जाते हैं, पकौड़ियों की या समोसों की खुशबू आती है तो हमें बिल्कुल एहसास होता है कि समोसे बन रहे हैं, गरम गरम है। तो वो कह रहा है जाड़े की शाम हो गई है और मांस के टुकड़ों के पकने की गंध आ रही है, क्योंकि हम इसे खुशबू तो नहीं कहेंगे, मांस जहाँ बनता है उसकी गंध कवि को महसूस होती है। ओके। 6 o'clock, और उसने बताया है कि शाम के 6 बजे है। स्मेल बताया उसने, स्टिक्स इन पैसेजवे। पैसेजवे होता है जिस रास्ते से वो जा रहा था या जिस गली में वो खड़ा था, ठीक है। द विंटर यानी जाड़े की शाम, सर्दियों की शाम, इवनिंग यानी शाम। सेटल्स डाउन का मतलब होता है शाम हो जाना, ठीक है। विथ स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेजवेज। विथ स्मेल यानी गंध, ऑफ स्टिक्स यानी मांस के टुकड़े, इन पैसेजवे का मतलब होता है कि जिस रास्ते पर कवि खड़ा, यानी जिस गली में हमारा पोएट टी.एस. इलियट खड़ा है उसमें मांस के पकने की गंध उसे आ रही है। और उसने बताया कि जाड़े की शाम हो गई है, ठीक है। 6 o'clock, और समय क्या हो गया है, शाम के 6 बज गए हैं। द बर्न्ड आउट एंड्स ऑफ स्मोकिंग डेज, और कह रहा है कि जले हुए सिगरेट के टुकड़े चारों तरफ पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। द बर्न्ड आउट का मतलब होता है जले हुए। एंड्स यानी जो पीछे सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं लास्ट में, जो हम पूरी तरीके से जिनको जलाते नहीं है या शेष रह जाते हैं। ऑफ स्मोकी डेज का मतलब जले हुए सिगरेट के टुकड़े चारों तरफ पड़े हुए हैं। और स्मोकी डेज उसने बोला है क्योंकि दिन के समय क्या है, जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, उससे वो जो दिन है वो स्मोकी हो जाता है, स्मोक से, धुएं से भर जाता है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो कि हियर द पोएट, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं ऊपर यहाँ लिख रही हूँ, हियर द पोएट टी.एस. इलियट, ओके, शोज अस, दिखाता है, shows us the picture of the big cities, है ना, हमारे सामने शो कर रहा है, या प्रेजेंट भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पोएट है कौन, टी.एस. इलियट, वो हमें दिखा रहा है, पिक्चर यानी तस्वीरें दिखा रहा है, किसकी, बड़े बड़े शहरों की, महानगरों की तस्वीरें हमें दिखा रहा है कि किस प्रकार से ये जो महानगर है ये गंदे रहते हैं, कि जो गलियां होती हैं वो क्या है, गंदगी से भरी रहती हैं। तो उसने हमें बता दिया है कि जाड़े की शाम हो गई है, ठीक है, और जहां से वो गुजर रहा है वहां से क्या है, मांस के टुकड़ों के पकने की गंध उसको आ रही है। और
जाड़े के शाम के 6 बज गए हैं, ठीक है, 6 बजे का समय हो गया है। और कहना है वो गली जो है वो सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई है। और उसने डे को भी, दिन को भी कैसा बताया है, स्मोकी डे बताया है, क्योंकि लोग अत्यधिक धूम्रपान करते हैं। उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि लोग महानगरों में कैसे कैसे नशों से क्या है अपने आप को लिप्त रखते हैं। कोई किसी चीज का नशा करता है, कोई किसी चीज का नशा करता है, तो उसने डे को स्मोकी बताया है, स्मोकी डे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही करवाती हूँ, and I hope that you understood it very well, because this is the most important poem of your syllabus. Thanks and have a nice day.